So in the last class we saw the coaxial feed technique. Coaxial feed technique was the example of contact type of feed technique. तो आप रिकॉल करिए कि कोएक्सियल फीड टेक्निक में क्या करते थे कि सेंट्रल कंडक्टर को पैच से अटैच करते थे और जो आउटर कंडक्टर था उसे ग्राउंड प्लेन से अटैच करते थे। और याद रखिए कि जो कोएक्सियल फीड टेक्निक था वो नॉन प्लेनार फीड टेक्निक था। क्योंकि कोएक्सियल लाइन का प्लेन वर्टिकल था और माइक्रोस्ट्रिप लाइन का प्लेन जो था हॉरिजॉन्टल था। तो दोनों का प्लेन अलग अलग होने की वजह से वो क्या कहलाती है, नॉन प्लेनार फीड टेक्निक थी। एंड व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ दैट कोएक्सियल फीड टेक्निक? उसमें पहली लिमिटेशन ये थी कि थिकर सबस्ट्रेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आपने थिकर सबस्ट्रेट यूज़ किया तो आपको सेंट्रल कंडक्टर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्रोब का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंडक्टेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस मैचिंग में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, एरे स्ट्रक्चर के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कोएक्सियल फीड टेक्निक। क्यों? क्योंकि एरे क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। मान लीजिए 100 एलिमेंट्स हैं तो आपको 100 कोएक्सियल केबल लाइंस लगानी पड़ेगी, यानी कि सिस्टम की कॉस्ट तो बढ़ेगी ही और साथ साथ सिस्टम कितना बल्कि होगा ये आप सोचिए थोड़ा सा। तो कोएक्सियल फीड टेक्निक जो थी नॉट सुटेबल फॉर एरे एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट फीडिंग टेक्निक इज माइक्रोस्ट्रिप फीड टेक्निक। तो लुक एट दिस वन, व्हाट इज पैच एंटीना? पैच एंटीना कंटेन्स माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना कंटेन्स पैच, डाइलेक्ट्रिक एंड ग्राउंड प्लेन। तो आप ये देखिए कि माइक्रोस्ट्रिप फीड टेक्निक में देखिए कि पैच और माइक्रोस्ट्रिप लाइन दोनों सेम प्लेन पे बनाया है मैंने। तो यदि दोनों का प्लेन सेम है तो मैं इसको कहूँगा प्लेनार फीडिंग टेक्निक बोलूँगा। क्या माइक्रोस्ट्रिप लाइन पैच को टच कर रही है, कांटेक्ट बना रही है? हाँ, बना रही है। तो मतलब ये कैसी है, कांटेक्ट टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक है। और फिर मैंने क्या लिखा कि मैं ये बोलता हूँ कि दिस टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक इज़ सुटेबल फॉर एरे एप्लीकेशन। तो एरे क्या है, जैसे ये 2, 3 एलिमेंट है। यदि कोएक्सियल फीड टेक्निक यूज़ करता तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल वी विल यूज़, कि 3 कोएक्सियल केबल्स अपने को यूज़ करनी पड़ती। अब यहाँ पे ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन है, यहाँ पे पावर डिवाइडर सर्किट है या पावर डिवाइडर लाइंस हैं, इनसे हम इनको एक्साइट कर रहे हैं। तो दैट माइक्रोस्ट्रिप फीड टेक्निक इज़ सुटेबल फॉर एरे एप्लीकेशन। सो बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब सवाल ये है कि क्या ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन, जब आप इसको इस एंटीना को एक्साइट करेंगे तो क्या ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन रेडिएट नहीं करेगी? बिल्कुल रेडिएट करेगी। यही इसका प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कैसे। कि अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे देखिए ये आपका ये आपका पैच है, ये इसका लेंथ है और ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन से अटैच्ड है। और हमने ये एज्यूम किया है कि इस माइक्रोस्ट्रिप लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है 50 ओम है। अच्छा, ये लेंथ है, लेंथ को क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग एज बोलते हैं। और ये क्या है, विड्थ है, रेडिएटिंग एज है, यहाँ से रेडिएशन हो रहा है। पहली बात देखिए, इस माइक्रोस्ट्रिप लाइन की वजह से क्या रेडिएशन ब्लॉक हो रहा है इस पोर्शन का? बिल्कुल हो रहा है रेडिएशन ब्लॉक। आप याद करिए कि सेंटर पे जो इम्पीडेंस होता है वो 0 और एज पे इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। एज पे इम्पीडेंस हाई है और यहाँ हाई मतलब सपोज दैट 300 ओम है और ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो क्या है, 50 ओम है। क्या इम्पीडेंस मैचिंग होगी? आंसर इज़ नो। मतलब इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम समझिए कि माइक्रोस्ट्रिप ये एक्चुअली में रेडिएटर कौन सा है, ये पैच अपना रेडिएटर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये माइक्रोस्ट्रिप लाइन भी रेडिएट करती है। ये इसका प्रॉब्लम है। देखिए कैसे, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो S11 इन dB और वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट करते हैं उसे कौन सा, रिटर्न लॉस कैरेक्टरिस्टिक या S11 कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। मैंने बताया है
-10 dB का मतलब क्या होता है, VSWR2 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस में इस एज पे इसका इम्पीडेंस 50 है, इसका 300 है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा ये देखिए, ये S11 कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो रेजोनेंट कर्व आया है बिकॉज ऑफ पैच आया है, ये जो रेजोनेंट कर्व आया बिकॉज ऑफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन आया है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन रेडिएट तो कर रही थी, साथ साथ रेडिएशन ब्लॉक भी कर रही थी, और इम्पीडेंस मैचिंग का भी प्रॉब्लम है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। चलिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन के दो और तरीके की फीडिंग टेक्निक पढ़ते हैं। माइक्रोस्ट्रिप ऑफसेट फीड टेक्निक। तो देखिए ऑफसेट फीड का क्या मीनिंग है, आप रिकॉल करिए कि कोएक्सियल केबल में कोएक्सियल केबल फीड टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए कि हमेशा एक्सिस से फीड देना चाहिए। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस पे फीड देंगे। एक्सिस यहाँ पे कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस पे फीड दे रहा हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस पे फीड दे रहा हूँ। लेकिन इन बिटवीन यदि फीड दिया तो कौन से मोड्स जनरेट होते हैं, रिकॉल करिए, हायर ऑर्डर मोड्स जनरेट होते हैं। अच्छा माइक्रोस्ट्रिप ऑफसेट फीड टेक्निक को देखिए, पहले स्ट्रिप सेंटर पे थी, अब थोड़ा सा इधर खिसका दिया मैंने, तो यानी कि कुछ ऑफसेट बन गया। तो इस ऑफसेट फीड टेक्निक में कैसे मोड्स जनरेट होंगे, कॉमन सेंस लगाइए, हायर ऑर्डर मोड्स जनरेट होंगे। क्या ये प्लेनार फीडिंग टेक्निक है, बिल्कुल है। क्या माइक्रोस्ट्रिप लाइन इस केस में रेडिएट करेगी, बिल्कुल रेडिएट करेगी। क्या कॉन्टैक्ट फीडिंग टेक्निक है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसी फीडिंग टेक्निक का क्या यूज़ है, तो यूज़ कहाँ पे होता है, जब हमें बैंडविड्थ को बढ़ाना होता है। तो जब मैं कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि कैसे मोड्स को जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक इज़ माइक्रोस्ट्रिप इंसेट फीड टेक्निक। अच्छा देखिए आप कि सेंटर पे जो इम्पीडेंस है वो कितना, 0। कॉर्नर पे एज पे इम्पीडेंस कितना है, हाई इम्पीडेंस है। मतलब सेंटर से और हाई के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 50 ओम होगा। सेंटर पे 0, यहाँ पे हाई, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 50 ओम होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 50 ओम है, तो मैंने क्या कर दिया, एक नोच कट कर दिया और माइक्रोस्ट्रिप लाइन को सीधे इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। पहला काम क्या किया, नोच कट किया और माइक्रोस्ट्रिप लाइन को ऐसा फैब्रिकेट करके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, इसका इम्पीडेंस कितना, 50 ओम, इस पॉइंट का भी इम्पीडेंस कितना, 50 ओम, दोनों का इम्पीडेंस क्या हो गया, मैच कर गया। अच्छा क्या ये कॉन्टैक्ट फीड टेक्निक है, बिल्कुल है। प्लेनार फीडिंग टेक्निक है, बिल्कुल है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ है, यदि आपने पैच का कुछ पोर्शन काट दिया, मतलब इसको नोच क्रिएट कर दिया, तो ये डेफिनेटली करंट डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। यदि आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो गया तो रेडिएशन पैटर्न भी अफेक्टेड हो जाएगा। अब ये बात हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट हो गया, रेडिएशन पैटर्न कैसे अफेक्ट हो गया। अभी आप इन दोनों बातों को दिमाग में रखिए, जब आगे मैं सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्लॉट लोडिंग करके हम करंट का पाथ चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडिंग टेक्निक है। अब देखिए इम्पीडेंस एक तरीके से और मैच करा सकते हैं, देखिए कैसे, यूजिंग क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। देखिए आप यहाँ पे ये एंटीना है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका इस एज पे इम्पीडेंस कितना, 100, और माइक्रोस्ट्रिप लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना, 50। इम्पीडेंस मिसमैच है, हाँ है। रिफ्लेक्शन होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आप देखिए इस एज पे रिफ्लेक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्शन गामा एल इजकल टू क्या बोलते हैं, जेड ए एंटीना का इम्पीडेंस माइनस जेड नॉट ओवर जेड ए प्लस जेड नॉट। रिकॉल दैट। क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इम्पीडेंस, ये देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई, 0.33 आई। मैंने क्या किया, इसको और इसके बीच में इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए मैंने एक
एक सेक्शन लगाया, एक ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा सेक्शन लगाया जिसका लेंथ कितना है, λ/4 है, और इसको हम बोलते हैं λ/4 ट्रांसफार्मर या कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अच्छा देखिए इसका इम्पीडेंस कितना है, इसका माइक्रोस्ट्रिप लाइन का इम्पीडेंस कितना है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0, इसका कितना है ZA। तो देखिए क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का मेरा वीडियो देख लेना आप ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, Z0 डैश इज इक्वल टू Z0 इंटू ZA, ये होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मान लीजिए 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, इसका सपोज दैट इस एज पे जो ZA है वो 100 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना चाहिए होना चाहिए, √50 मल्टीप्लाई बाई 100 इस फार्मूला से। ये कितना आया, 70 ओम आया। तो बेसिकली इस एलिमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे कितना था, 100 था। इस एलिमेंट ने 50 को ट्रांसफॉर्म करके कहाँ लेके आया, 100 में लेके आया। तो बेसिकली इस एलिमेंट ने क्या किया, आपकी इम्पीडेंस मैच कराया। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या पॉइंट ए पे रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना, 70, इसका कितना 50, तो 70 माइनस 50 अपॉन 70 प्लस 50, ये वाला फार्मूला आप लगाइए, कितना आया 1/6 रिफ्लेक्शन हुआ। क्या इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये कितना 100 या ये कितना 70, 100 माइनस 70 अपॉन 100 प्लस 70, ये वैल्यू आ गई 3/17। आप देखिए इस केस में ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस केस में रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। मैंने हर चीज़ बता दी है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ इस केस में रिफ्लेक्शन कम है और इस केस में रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो मतलब यदि रिफ्लेक्शन कम है इस केस में तो पक्की बात है इम्पीडेंस मैचिंग हुई। तो ये इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक थी। बाकी यदि ये नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा ट्रांसमिशन लाइन का वीडियो देख लेना। तो माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन कॉन्टैक्ट फीड टेक्निक है, प्लेनार है, स्पूरियस रेडिएशन बिकॉज ऑफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन है, और इसमें भी दो तरीके का हमने देखा, एक सेंटर से, एक ऑफसेट से, एक इनसेट फीड और एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। Thank you very much. In next lecture I will tell about some non-contact type of feed technique. Thank you.